हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सूरज सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है उत्सर्जन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। स्ट्रक्चर इस टॉपिक से पूछा जाता है बनाने के लिए। तो आइए हम उत्सर्जन पढ़ते हैं। और बच्चे, आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा तेज कर दीजिए। स्कीम जो है आउट हो गई है, इसलिए आप एक निश्चित प्लान के तहत पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए। चलिए आइए देखते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रेशन कहते हैं। बच्चे, आप अक्सर देखते होंगे कि आपके घरों में प्रतिदिन सफाई की जाती है। कभी सोचा कि आपके घरों में सफाई क्यों की जाती है? चूंकि गंदगी हो जाती है, गंदगी से तमाम सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उससे हमको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए प्रतिदिन घरों में सफाई की जाती है। सफाई करने के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसके द्वारा उसको घर से बाहर निकाला जाता है, कहीं एक निश्चित स्थान पर डंप किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कुछ वेस्टेज होते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ खराब पदार्थ होते हैं। इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन सब को बाहर निकालने के लिए जिस प्रक्रम का, जिस प्रोसेस का, जिस मेथड का, जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब यूं है दोस्तों कि शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब जो है हम मुख्य उत्सर्जी अंग गुर्दा, जिसे किडनी, जिसे वृक्क के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में कुछ देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ और उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे त्वचा है, जिसको आप डर्मिस कहते हो, पसीना, सीबम और नमक को उत्सर्जित करती है। नमक का उत्सर्जन, आप आश्चर्य में होंगे कि नमक का उत्सर्जन कैसे करती है त्वचा। तो कभी अगर पसीना निकले आपको और आप उसको टेस्ट करके देखिए, नमकीन लगता है कि मीठा, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि ये नमकीन लग रहा है, तो अर्थात नमक इसमें से निकल रहा है। सीबम, जब कभी हम सो करके उठते हैं तो आप अपने नाक को ऐसे टच करिए तो ऊपर जो है चिपचिपा सा दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, इसी को सीबम कहते हैं। तो पसीना, जिसको स्वेद कहते हैं जीव विज्ञान की लैंग्वेज में। आगे फेफड़ा है, जिसको लंग्स कहते हैं, ये CO2 का उत्सर्जन करता है। बाकी लिखा है वाष्प। ठंड के दिनों में देखिए ऐसे करते हैं, हाँ करते हैं ना, फूंकते हैं इसे तो भाप निकलती है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो जो है मुंह से निकल रहा है और ये सर तो बता रहे हैं कि ये फेफड़े से। तो जी, इसको प्रेशराइज्ड कौन करता है? लंग्स प्रेशराइज्ड करता है, तब ये शरीर के बाहर निकलता है। बलगम भी जो है फेफड़ा निकालता है। जब कभी भी तेज से खांसते हैं ना, एकदम जैसे अवधी भाषा में खखारना बोलते हैं, तो जब खांस के जो है निकालते हैं बाहर लोथड़े के रूप में सफेद, तो इसी को बलगम कहते हैं ना। खांस करके खूब तेज खांसते हैं। ठंड के दिनों में तो कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि जहां पे आग सेक रहे होते हैं उसी के आजू बाजू या उसी में जिसमें आग जलाए रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो उठने में अक्षम होते हैं, वो उसी में थूक देते हैं, फिर उसी को ढक देते हैं। कभी ऐसा कारनामा आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। तो ये जो है, ये क्या होता है? बलगम होता है, जिससे टीबी की जांच भी की जाती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी कि क्षय रोग। तो आगे बढ़ते हैं। यकृत, लीवर महोदय, ये लीवर चचा क्या करते हैं भैया? अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं।
अमोनिया बहुत ही खतरनाक उत्सर्जी पदार्थ होता है हमारे शरीर में, तो इसको जो है लीवर, बड़ी आंत अनपचा भोजन जो होता है जिसको हम काइल कहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है। फिर वृक्क जो है यूरिया को पेशाब के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है। अब दोस्तों आप समझिए अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि जो देखिए हमारे घरों में, हमारे आपके घरों में तो जो वॉशरूम होता है उसको प्रॉपर साफ सफाई की जाती है, लेकिन सड़क के किनारे या सरकार द्वारा बनाए गए जो ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे वॉशरूम होते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। और चूंकि यूरिया जो है हम लोग टॉयलेट के माध्यम से क्या रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, अभी पढ़ा आपने, वृक्क के माध्यम से। लेकिन बच्चों वो 2 घंटे में अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए देखिए पेशाब में बहुत बुरी गंध होती है। पेशाब में गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। ध्यान दीजिएगा, पेशाब में गंध जो है अमोनिया के कारण होती है। तो इतना खतरनाक होता है कि वो 2-3 साल में पूरी दीवार गिर जाती है, मतलब इतना खतरनाक पदार्थ है, आप समझिए। तो इसका शरीर में रहना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, इसका शरीर से निकलना तो बहुत ही आवश्यक है, समझ रहे हैं ना भाई। तो ये यूरिया अमोनिया, एक और पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। अब यूरिक अम्ल जमा हो जाने के कारण देखिए कुछ जो है देखे होंगे, कुछ लोग उठते बैठते हैं तो उनके यहाँ घुटने से चट चट की आवाज आती है। तो यूरिक अम्ल अधिक जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी कुछ देर आप बैठे रहिए, उठ रहे हैं, कुछ देर चल ही नहीं पा रहे हैं तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो खान पान की व्यवस्था को बदलिए बच्चों, यूरिक एसिड को बिल्कुल बढ़ने ना दीजिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। तो ये तो रहा कुछ उत्सर्जी अंग मानव शरीर में। अब देखिए यहां पे हमने लिख रखा है कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और उसमें ये 4 जो है अंग होते हैं। किडनी, जिसका नाम आपने सुना, ये जो है वैसे तो किडनी कहते हैं कि ये दाई किडनी है, ये बाई किडनी है। देख पा रहे हैं, अगर हम उठ के ऐसे करके दिखाएं आपको यहां तो दाएं बाएं किडनी होती है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी की ये बाजू पीछे साइड होती है। सही में वास्तव में जो इसकी पोजीशन है वो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उसी के साइड, मतलब कि इस एरिया के पीछे ये जो है किडनी स्थित होती है। बाई वाली दाई वाली से थोड़ा ऊपर होती है और कहें तो बड़ी होती है, समझ रहे हैं, मतलब कि एक जोड़ी पाई जाती है। और किडनी को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। किडनी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है मतलब कि माता पिता भाई बहन इनसे प्रतिस्थापित किया जाता है। टिश्यू मैच होता है उसके बाद किडनी को, मतलब एक इंसान बिना किडनी के बिल्कुल जिंदा रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों किडनी नहीं है तब तो फिर सरवाइव कर पाना मुश्किल है बच्चों। लेकिन मूवी वगैरह में जो दिखाते हैं कि जो नायक यानी कि हीरो है, आया जल्दी से हीरोइन को किडनी दे दिया, हीरोइन भी एकदम तुरंत एक्टिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। टिश्यू मैच कराना होता है, ये नहीं कि जिसको मन करे किडनी निकाला तुरंत दे दिया, ऐसा नहीं है। उसका लंबा प्रोसेस होता है, टिश्यू की मैचिंग होती है। जब टिश्यू मैच हो जाता है तब उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, समझ रहे हैं। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की किडनी चाहिए तो याद रखिएगा दोस्तों 48 घंटे के पहले पहले उसको जो है उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, समझ रहे हैं, नहीं तो उसके बाद फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए, तो हाँ ये पढ़ रहे थे किडनी, हम बताए गुर्दा एक जोड़ी बाएं और दाएं, ठीक है। मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर कहते हैं, मूत्राशय यूरेनरी ब्लैडर कहते हैं, मूत्र मार्ग को यूरेथा कहते हैं, समझ गए बच्चे। देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग, एक बार भाई आप सब जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया ढंग से नोट्स बना लीजिए, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। यहां पे क्या लिख रखा है बच्चों, मुख्य उत्सर्जी अंग संख्या 2, ये किडनी है। किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, जितने भाग लिखे थे हम सबको आप देख पा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है। मुख्य उत्सर्जी अंग
मुख्य उत्सर्जी अंग रक्त को छानता है, पेशाब। देखिए इसका काम क्या है, ये रक्त को छानता है, लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा रक्त को शुद्ध नहीं करता है, उसमें से उत्सर्जी पदार्थों को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, छान लेता है, निकाल लेता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन बनाता है, और यूरिन बनने का उद्देश्य यही है कि जो ये खतरनाक जो पदार्थ हैं इनको निकाल दिया जाए ना, नहीं तो ये यहां पर रहेंगे तो आतंक ही फैलाते रहेंगे। तो इसको किसी बहाने से कोई माध्यम प्रदान करके इनको खदेड़ दिया जाए शरीर के बाहर। अब दूसरा, पीएच नियंत्रण करते हैं, एसिड और बेस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है भैया अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तब तो फिर उसमें पीएच नियंत्रण भी नहीं रहेगा, अम्ल क्षार का संतुलन भी नहीं बना रहेगा, तब तो फिर और सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, फिर भोजन का पाचन नहीं होता है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं। चलिए भैया आगे, इसकी जो झिल्ली होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, इसका बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेड्यूला। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। हाइलम है बच्चों, ये हाइलम, हाइलम काट दीजिए इसको, हाइलम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और इसका वेट कितना होता है, 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। किसका वेट, किडनी का वेट। ठीक, नोट लगा के लिखा है, आप सब इसको जो है कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तुरंत नोट डाउन किया करिए, ठीक है। इसको तुरंत जो है एकदम रेडी रहा करिए, बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तब आपको फायदा मिलेगा। तो नोट लिखें, इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है जिसकी संख्या 8 लाख। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा बच्चों कि इतनी संख्या 8 लाख, तो ये कैसे रहते होंगे जबकि लीवर है इतना बड़ा सा है और उसमें ये 8 लाख नेफ्रॉन कैसे। तो ये आपको इमेज दिखा रहे हैं, आप देखिए ये नेफ्रॉन, ये देखिए ये ऐसे जो है तमाम इतनी सारी संरचनाएं हैं इसमें। ये ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बोमेन संपुट कहते हैं हिंदी में दोस्तों। यहां पे हमने लिख रखा होगा, देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना में ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्ट्रक्चर को आप लोग बना के तैयार कर लीजिए कैसे बनाना है। तो यहां पे हमने लिख रखा है बोमेन, ये नेफ्रॉन, और इसमें और नेफ्रॉन के अलावा जो दो संरचनाएं होती हैं जिसको ग्लोमेरुलस लिखे हैं, ये है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। निस्यंदन करता है, रक्त के कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस कर देता है इसके पास। अब देखिए ये रक्त को जब छानने लगता है तो जितने भी कुछ आवश्यक पदार्थ को भी निकाल देता है ना। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं, उनसे अगर सुना जाए तो बिल्कुल बाहर बाहर चीज वैसे उसके बारे में बता देंगे, लेकिन जो बेसिक चीज होगी, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको नहीं बताते हैं। तो कुल मिला के जो है ये जो ग्लोमेरुलस है ये कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ को भी निकाल देता है। तो फिर ये बोमेन भाई साहब क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करते हैं और उसमें से यूरिया को निकाल करके अलग कर देते हैं। निकली हुई यूरिया को नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब के साथ यूरिया को शरीर से बाहर कर देता है। समझ रहे हैं? तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, ये नेफ्रॉन के साथ यूरिया को बाहर करें। हेनले लूप वगैरह ये सब इसके जो है बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट। आप कहेंगे सर बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के बारे में बता दिए और इन सब के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे क्लास 10th में आप हो, जो आपका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इतना ये पर्याप्त है। जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे, क्लास 11th में पहुंचेंगे, तो फिर आपको जो है सब कुछ सिखाया और बताया जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी की किडनी खराब हो गई है, तो किडनी का इतना सारा काम है, किडनी नहीं रहेगी तो फिर नेफ्रॉन नहीं रहेगा, पेशाब जो है पेशाब के साथ यूरिया नहीं निकल पाएगा,
तो फिर कितनी सारी परेशानियां शरीर को झेलनी पड़ सकती हैं बच्चों। तो इसलिए एक विधि है, मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूवमेंट कर चुका है और एक प्रोसेस है अपोहन। हमने यहां नोट डाल के लिखा है अपोहन बोमेन संपुट में होता है। अपोहन की जो प्रोसेस होती है वो बोमेन संपुट में होता है। अपोहन को डायलिसिस कहते हैं और इसको बच्चे हिंदी में कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। कृत्रिम वृक्क की सहायता से ये जो किडनी का कार्य है वो कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल जो किडनी है उससे कराया जाता है। चार्जेस भी लंबे हैं भाई, ज्यादा लगता है पैसा इन सब चीजों में, लेकिन क्या करे, मरता क्या न करता, इलाज तो कराना ही पड़ता है। अगर सरवाइव करना है, जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो और हां, किडनी और लीवर दोनों का बहुत बहुत अहम रोल है बच्चे। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को जहर दे के मार दिया जाता है, किसी बंदे को जहर दे के मार दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये जो किडनी है उसमें ये चीज होगा, पता चलेगा कि किडनी एक ऐसा अंग है जो जहर को संदमित करता है। अगर छोटा मोटा जहर है ना तो किडनी उसको जो है निष्क्रिय कर देता है। मतलब इतनी भूमिका है। इन सब भूमिकाओं के अलावा अगर हम देखें तो जो किडनी होता है वो जहर को भी संदमित कर देता है। तो अगर कोई जहर खाया या किसी को खिलाया गया तो वो उसको जो है वो किडनी में नहीं मिलेगा आपको, वो लीवर से पता चलेगा कि व्यक्ति ने जहर खाया है कि नहीं। समझ रहे हैं। और लीवर जो है यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, पाचन में सहायता करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर हो गया। और ये अभी हम लोगों ने किडनी यानी कि गुर्दा पढ़ा। कैसा लगा ये सेशन आपको, आप हमको जरूर बताएंगे। जो चीजें ना समझ में आई हो कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। हम आपके कंफ्यूजन को, हम आपकी समस्या को जरूर डील करेंगे। बस बच्चे आज का इतना ही लेक्चर है हमारा। अब हम क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर को जल्द ही लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप पढ़ते रहिए मस्ती के साथ बायोलॉजी। सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामना कि वो परीक्षा में अच्छे करें और परीक्षा होने तक बेहतरीन ढंग से अपने पढ़ाई में लगे रहें। तब तक सभी बच्चों को गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।